नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 9/8/2018 के शिफ्ट नंबर 1 में मैथ का पेपर हम देखेंगे। इसके सभी जो है पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर सेट है ये, जितना हो सके इसे प्यार दीजिएगा। आगे पूरा जो है पेपर आपका जो है जो लगभग 30+ सेट्स में हुआ था उनको सभी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 20 से 22 क्वेश्चन जो है हर सेट में आपको मिलेंगे लगभग, किसी में थोड़े ज़्यादा किसी में थोड़ा कम। इतना मैथ गणित रह रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा मेथड बताऊंगा कि थोड़ा सा भले ही सोचना पड़ेगा लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट मेथड रहेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएँ हैं। अब देखिए अंग्रेजी और हिंदी में जो प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश वाले लोग ज़्यादा आगे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके में डायरेक्ट जो है ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं जिससे वो पकड़ लेते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो फंस जाते हैं। और आप जानते हैं एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि जो इंग्लिश वाला है उसी को जो है अगर क्वेश्चन में गलती पाई जाती है हिंदी में तो अंग्रेजी वाला सही माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी छात्र में 9 छात्र और कुछ छात्राएँ हैं, ठीक है। तो छात्रों की संख्या यहाँ पर बता दिया है। किसी परीक्षा में छात्रों के जो है प्राप्तांकों का औसत, मतलब जो बॉयज़ हैं उनके जो हैं औसत प्राप्तांक मैंने जितना वो पाए हैं वो 12 है, और छात्राओं यानी जो लड़कियां हैं उनका प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों, जब सभी छात्रों या छात्रों जब बोल देगा ना तो छात्र छात्रा दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है, का कुल प्राप्तांकों का औसत जो है 13.1 है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताना है। जब कुल छात्र बोल दे, कुल जब है या सभी छात्र बोलते, छात्र छात्रा दोनों हो जाता है। तो इसको आप चाहें तो एलिगेशन से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अनुपात से निकाल करके। जैसे देखिए औसत को पकड़ लीजिए, ये बॉयज़ का तो बताया है ना, गर्ल्स का हमको नहीं पता है, तो ये क्या बताना है, छात्राओं की संख्या ही बतानी है। तो पहले हम औसत से पकड़ते हैं। देखिए बॉयज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ गर्ल्स लिख देते हैं, ठीक है। तो जो बॉयज़ हैं इनके जो प्राप्तांक का औसत है वो 12 है, और गर्ल्स का क्या है यहाँ पर 14 है, गर्ल्स का क्या है 14 है। और कुल देखिए यहाँ पर 13.1 है, 13.1। एलिगेशन इसमें घटा दीजिए, इससे इसको घटा के यहाँ लिख दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए। तो 14 में से 13.1 घटेगा तो 0.9 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 13.1 में से 12 अगर घटेगा तो जो है 1.1 आएगा। तो ये दशमलव में है, इसको काट दीजिए, तो मतलब काटना क्या है, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बॉयज़ छात्रों की संख्या दिया हुआ है 9, तो 9 का अनुपात 9 यानी 1 अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है 1 ही होगा। तो ये 11 है तो गर्ल्स का भी आपका 1 अनुपात का 1 ही होगा, यानी गर्ल्स भी 11 हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बोला था, कुल छात्रों की संख्या बोल रहा है। तो देखिए 11 गर्ल्स निकल गई और बॉयज़ आपके 9 निकल गए, तो दोनों प्लस कर देंगे। कुल छात्र बोला है ना, छात्र छात्रा दोनों आ जाते हैं इसमें। तो 11 और 9 आपके 20 टोटल राइट आंसर होगा 20। तो यहाँ पर आपके सी यहाँ पर राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी तरीके हैं, XY करके भी आप मान करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तरीका अपनाइए जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कम से कम जो है मतलब स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक थैला है, थैले में क्या है, थैले में बात हो रही है, किसी थैले में लाल और नीले रंग, ठीक है, गेंद है इसमें थैले में। देखिए यहाँ पर लाल और जो है नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब ही बोल दे स्थिर है तो समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है करना। स्थिर मतलब कांस्टेंट है, रेड है यानी लाल, और बोल रहा है नीले यानी ब्लू। इसका जो अनुपात है, जो भी अनुपात है आगे वही अनुपात बार बार रहेगा। स्थिर का मतलब यही है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो बोला है जब उसमें जो है 44 लाल गेंदें थी, मतलब जब इसमें रेड जो था वो 44 था तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। तो आप काटिए 4 से, तो 11 और 9 का अनुपात आएगा, 11 और 9 का अनुपात आएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोल दिया है कि इसका 54 है, तो थैले में लाल गेंदों की संख्या ये x आपको बताना है। आप नहीं बता लेंगे, देखिए यही अनुपात रहेगा। तो अगर 9 का अनुपात दिया है 54, ठीक है, कांस्टेंट पहले ही बोल दिया है, तो 9 का अनुपात अगर यहाँ पर ब्लू का दिया हुआ 54, तो 11 का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 9 छक्का 54, 6 गुना है, तो 11 छक्का 66 यानी 66 यहाँ पर हो जाएगा लाल रंग,
लाल रंग की संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अनुपात में दिया है वही अनुपात में करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु का आपको आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते रहिए, बार बार सूत्र जो आपके दिमाग में घूमेगा, फार्मूला घूमेगा तो याद हो जाएगा। बोला जा रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या, देखिए शंकु कुछ इस प्रकार से होता है, इसका आधार जो होता है वो गोला रहता है, मतलब एक वृत्त रहता है, सॉरी गोला नहीं, तो इसका जो त्रिज्या है ये है। ठीक है, बोला जा रहा है उसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, यानी कि ये 1 है तो ये 3, मतलब ये 3 है। मतलब अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो h बराबर हम 3r लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1/3 है, बोला गया है एक गोलार्ध जो है का आयतन के बराबर है। अच्छा ध्यान सुनिए क्या बोला जा रहा है, एक वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के बराबर। इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है। बोला ये जा रहा है शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताइए। अब समझिए, गोलार्ध का जो है आयतन और शंकु का आयतन बराबर बताया गया है, तो ध्यान से सुनिए, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लंबवृत्तीय जो शंकु है इसका आयतन होता है 1/3, कर लेते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। और जो गोला वाला है तो इसका आपका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू होता है ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये r का अनुपात बताना है तो इस किसी को बड़ा कर लीजिए, जैसे इसको बड़ा कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये गोला था, ये है आपका शंकु, तो शंकु आपका इसको बड़ा कर लेंगे तो बड़ा r कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए, 3 से 3 1 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, अनुपात ही तो बताना है। और यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाली लाइन पे अगर आप ध्यान दें तो बोल रहा है कि जिसके आधार की त्रिज्या क्या है, उसकी ऊंचाई की 1/3 है, यानी h के बराबर में हम लिख सकते हैं 3r। ध्यान से पढ़िए, जिसके आधार की जो त्रिज्या है ऊंचाई की 1/3 है, यानी हम 3r बराबर h लिख सकते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा 3r, ये वाला, तो इसके जगह पे हम 3r लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर r स्क्वायर, h की जगह पे लिख रहे हैं हम 3r इंटू क्या हो जाएगा 3r बराबर, अब इसमें बचा क्या, 4 बचा और इधर r³ बचा। अगला स्टेप करते हैं यहाँ पर, जब r का इसमें गुणा हो जाएगा 3r का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3r³। तो 3 को हम हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं r³, बड़ा वाला r³ बड़ा वाला r मतलब शंकु की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और जो 3 बचेगा 3r³ लिखिए या उसको नीचे कर दीजिए, तो यहाँ पर जब हम करेंगे क्या हो जाएगा, और इसको पक्षांतर करके लेके आते नीचे, क्योंकि अनुपात ही तो बताना है हमको। तो यहाँ पर r³ अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा 3, निकल गया इसका अनुपात। अच्छा, इसका अनुपात निकालना है तो आप जो है ये q को हटाने के लिए इन सब का घनमूल लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, मतलब r बाई जो है कैपिटल R बाई कैपिटल सॉरी स्मॉल r बराबर आपका हो जाएगा घनमूल, यहाँ पर कर देंगे 4 और यहाँ पर आपका, तो इस ऑप्शन में आपका कुछ इसी प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आप देखिए, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन देखिए, आंसर आपका ये हो जाएगा। अनुपात यही है, इसका अनुपात ये हो जाएगा, इसका अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर का जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है, बोला जा रहा है 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करिए। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चंस बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन होगा और नहीं पता है तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है, इसी पर आगे पीछे करके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका और 2 माध्य होता है, ठीक है, माइनस 2 माध्य। इसी फार्मूला पे कभी माध्य पूछ लेगा, कभी बहुलक पूछ लेगा, कभी माध्यिका पूछ लेगा। ये फार्मूला एकदम रट लीजिए, अगर रेलवे में बैठना है तो एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में, वैसे यूपीएसआई के बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर ये आता ही आता है। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या बोल रहा है,
मान लेते हैं कि बहुलक x है, बोल रहा है बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है। तो अगर हम x मान लेंगे बहुलक, तो बोल रहा है तो अंतर उसके बीच क्या है, तो इस फॉर्मूला में हम रख रहे हैं। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 2 अंतर है यानी -2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में रख रहे हैं हम x - 2 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो x - 2 माध्यिका याद रखिएगा। तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर 2 माध्य है तो 2 माध्य लिख देंगे। फार्मूला में जो है बस फार्मूला पे रखा हूँ और कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो ये आप इसके 3 इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये 3 इसमें गुणा हो जाएगा तो 3x माइनस ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ठीक है। और माइनस आपका 2 माध्य हो जाएगा, 2 माध्य, ठीक है। तो अब बताना है माध्यिका और माध्य के बीच अंतर, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, माध्य को एक तरफ करिए और उस सबको उधर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माध्य को इधर लिख जाइए, x को इधर लिख जाइए। तो 2 माध्य बराबर 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 3x और माइनस का x ले जाएंगे तो आपका जो है घट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट जो है 2 कर सकते हैं आप, जो है 2x क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। तो इसको 2x लिख दे रहे हैं, इसमें से ये आकर के घट गया है, ठीक है। और माइनस का 6 आपका रहेगा, ठीक है। और अब बच गया, अब यहाँ पर देखिए माध्य बराबर इसमें क्या हो सकता है, इसको नीचे लेके आ जाएंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो माध्य बराबर आपका हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा। तो इसको कॉमन भी 2 ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और क्योंकि 2 हो जाएगा और 2 ये वाला आपका बाहर आ जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी माध्य बराबर आपका हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा x - 3। अब आ जाइए, बोल क्या रहा है आपको बताना है, माध्य बराबर x - 3 हो गया। तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर, तो आप जानते हैं माध्यिका बराबर क्या है, x - 2। तो x - 2 माइनस उसके बीच अंतर बताना है माध्य के, तो -x - 3 तो बराबर आपका 1 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में कहीं आपको 1 जरूर डी में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पे बस रखना है बाहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपसे 9.5% जो है आपका साधारण ब्याज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, और कोई राशि 6 वर्षों में क्या हो जा रही है, 900 जो है 42 हो जा रही है, 942 हो गई है 9.5% की दर से। तो आपको बताना आरंभ में किया गया निवेश कितना था, शुरू में कितना रुपया लगाए थे, कुछ नहीं करना है, आप समझिए इतना परसेंट था, PRT बटा के 100 होता है ना, तो P हमको पता नहीं है तो डायरेक्ट करिए, आप यहीं से करिए ना। ये 9.5% था, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 9.5% था, और ये 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 × 5 = 30, और यहाँ पर देखिए 6 × 9 आपका क्या हो जाएगा 54, तो 6 × 9 आपका 54 और 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 57, यानी जो है 57% जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू दे रखा है 942, इसमें 57% एक्स्ट्रा ऐड होगा, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो 157% हो जाएगा। 100% ही P होता है, तो इसको आप काट लीजिए। तो आपका यहाँ पर देखिए 6 × 7 = 42, तो देखते हैं 6 × 7 = 42 होता है ना, तो 6 गुना है डायरेक्ट, देखिए 42 आएगा ना, तो देखिए 6 गुना करके लगभग, तो ये आपका 6 गुना ही है, 6 × 7 = 42 होता है ना, तो यहाँ पर ये 6 बार में काट देगा 6, ठीक है। और तो 6 गुणा के 100 यानी 600 दोस्तों यहाँ पर P था, यानी मूलधन था, आरंभ में निवेश किया गया, तो यहाँ पर आपका C राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है PRT बटा के 100, इससे भी आप कर सकते हैं। PR क्या था 9.5, वही आएगा फिर आपका वही T टाइम 6 और बटा के 100, ठीक है, फिर वही आएगा आपका, ये वही आता है, यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है PRT बटा के 100 है, ये आपका दिया हुआ है, आपका जो है इसमें मूलधन ऐड है, तो ये A वाला होगा ये, ठीक है, ये इसमें जो ब्याज है वो भी ऐड है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तो उसमें भी आप A लिख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसका वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है। वर्गमूल निकालने का तरीका वही है, इसको जो है आप अंडर रूट में कर दीजिए और उसको बाहर निकालिए, जो जोड़ा बना करके करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए, जो लोग नहीं जानते उसको बता देते। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है 15, 3 और 76 है, पीछे से जोड़ा बनाइए 3 ये है, ठीक है। अब ये इकाई का अंक क्या है, इसका 6 है,
तो 6 किसके स्क्वायर में आता है? अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के 16 होता है, तो 6 आता है। और आप 6 का स्क्वायर करेंगे 6 36 होता है, यानी 6 आता है। ठीक है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो अब हम 4 6 लिख लिए, हमको पता नहीं है कौन सा होगा। ठीक है, अब आगे वाले को देखते हैं, ये किसके नज़दीक है। ठीक है, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है? तो अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो। और 12 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 144 होता है, 144। तो इसमें से छोटा वाला लेते हैं, यानी 12 यहाँ पर होगा। अब ये देखिए 12 का जो 144 है और 153 है, 153 किसके नज़दीक है? या तो 144 के नज़दीक होगा या तो 169 के नज़दीक होगा। तो ये जो आपका है ये किसके नज़दीक है? ये आपके 100 जो है 69 के नज़दीक, सॉरी 144 के नज़दीक है, क्योंकि 169 यहाँ पर देखिए 3 है ना, तो यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे 6 और 3 9 है इसका डिफरेंस। और इससे इसका डिफरेंस करेंगे तो 7 और 9, 7 9 आपका कितना हो जाएगा? आपका 16 का डिफरेंस है, तो यानी ये 12 वाला तो छोटा वाला संख्या हो जाएगा। तो 12 और छोटा यानी 4, यानी 124, एक सेकेंड, हाँ 124 जो है दिया होगा ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप सीख लेंगे ना तो इसको बार बार आप करने लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है स्विमिंग पूल का 7वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है? स्विमिंग पूल जो है को 3 टैंकरों यानी ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा रहा है। हमको पता नहीं स्पीड क्या है, ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा रहा है। जितनी भी स्पीड होगी हम 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, टैंकर C B से 2 गुना तेज है। C जो है B से, तो B को अगर हम 1 मानेंगे तो ये 2 है। ठीक है, और टैंकर B जो है A के 2 गुना है। तो आप ऐसे कर लीजिए कि जब ये 2 गुना है तो ये आधा हो जाएगा ना, तो आधा नहीं 1 1 कर लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 गुना कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। अब सही हो गया अनुपात। ठीक है, अब देखिए स्विमिंग पूल को टैंकर A द्वारा अकेले कितने समय में भरा जाएगा? अब अनुपात देखिए निकल गया सही, 1 2 और 4 का अनुपात। तो 1 2 4 का अनुपात, और यहाँ पर बोला था 10 घंटे में भरा जाता है। ये 1 की स्पीड से भर रहा है, ये 2 की स्पीड से भर रहा है, ये 4 की स्पीड से भर रहा है। समझ में आया? तो ये देख लेते हैं, इसको 10 गुणा कर लेंगे तो 4, मान लीजिए XC मान लीजिए, तो 4 2 6 1 7, तो 7 की स्पीड है और 10 घंटे में यानी कि 10 घंटे में यानी 70 दोस्तों क्या हो जाएगा? 70 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी स्विमिंग पूल की। लीटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 700 मान लीजिए, 7000 मान लीजिए, 70 कुछ भी मान लीजिए, इतनी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है टैंकर A के द्वारा, A की स्पीड क्या है? 1 है, तो भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 1 से देंगे तो 70 घंटे लगेंगे, मतलब वही 1 से मतलब का 1 तो नीचे रहता ही है, तो 70 घंटे लगेंगे। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? C यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, एकदम कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुँचती है जो सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, समझ में ही नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। ध्यान से सुनिएगा, इसको करने का भी प्रयास करिएगा, और ये जब क्वेश्चन आएगा तो आप एक क्वेश्चन सबसे एक्स्ट्रा बनाएंगे। समझिएगा, बोला जा रहा है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। सीढ़ी वो लकड़ी वाली जो, या फिर स्टील वाली जो, मान लीजिए जो ऐसे करके हम लोग गाँव पे छत पे चढ़ने के लिए ऐसे रहता है, इसमें जो ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, इस पर चढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक खिड़की तक पहुँचती है, एक दीवार है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। यहाँ एक खिड़की है, खिड़की कितने पर है? यहाँ एक खिड़की है। ठीक है, ये 12 मीटर ऊंची खिड़की है, 12 मीटर ऊंची खिड़की है, 13 मीटर लंबी, मतलब थोड़ा सा तो बैंड हुआ होगा ये सीढ़ी। ठीक है, ये 12 मीटर जो ऊंचा जो सड़क के किनारे, एक सेकेंड, यहाँ पर 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुँचती है। 13 मीटर इस खिड़की की क्या बताए, इस जो सीढ़ी की बताई गई है, जो सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर जो है ऊंचे पर खिड़की है, उस पर दोस्तों ये पहुँचती है। तो 12 मीटर ज़मीन से, यहाँ से बता दिया कि जो है ये आपका ज़मीन है, ये सीढ़ी 13 मीटर थी जो कि 12 मीटर जो है इस पर पहुँचती है, खिड़की है ये। ठीक है, यदि उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो वह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई बताना है।
अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन अब सॉल्व ही नहीं होगा। इसको समझिएगा, एक खिड़की है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो सड़क से, मतलब ये दीवार होगा कोई घर का या किसी का भी, यहाँ पर 12 मीटर ऊंचाई पर एक जो है खिड़की है, उस पर 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी हम लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो बैंड हुआ होगा, तभी तो इसमें खर्चा होगा, एक यहाँ तक ये पहुँचती है। अब क्या हो रहा है, उसके पाद को यानी उसके पैर को उसी बिंदु पर रहने दें और सड़क के किनारे कहीं और दीवार है। ठीक है, उस पर दोस्तों जब हम सीढ़ी को ऐसे, फिर वहीं पर पाद ये रहा, ठीक है, उसको हम ऐसे अगर यहाँ पर करते हैं, गिरा देते हैं सीढ़ी को, इसी पर रखें हम। ठीक, मान लीजिए ऐसे, ये एक तरफ का दिखाना जरूरी नहीं है, ये समझ लीजिए, मान लीजिए ऐसे ही सीढ़ी को गिराया हम, इसी पर एक और लाइन चला लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर 5 मीटर जो है दीवार पर ऊंची, सॉरी 15 लिख दिया मैं, 5 मीटर दोस्तों जो है यहाँ पर ऊंची एक जो है खिड़की है, उस तक ये पहुँचता है। तो सड़क की चौड़ाई बताना है, तो सड़क जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, समझिएगा। अब इसमें आपको जो कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है, बस ट्रिपलेट आपको याद है, तुरंत हो जाएगा। और ये सीढ़ी 13 है ही, तो 13 आपके मीटर लंबी है, 13 मीटर लंबी, 12 मीटर लंबी, बस इसी को, बस ये फिगर जिसने बना लिया था वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर देखिए, अगर ये जो है सड़क की लंबाई ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, तो अगर ये 12 मीटर पर खिड़की है और ये 13 मीटर इधर इसका कर्ण है, तो 169 यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, अंडर रूट में लगा करके आपका जो 12 का स्क्वायर यानी 44 का स्क्वायर माइनस एक्स का, सॉरी प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स यानी ये आधार का, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा ये आपका 5 हो जाएगा। जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, 169 हो जाएगा माइनस आपका 144, 12 का 144 हो जाएगा स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब का स्क्वायर, मतलब हटाने के लिए कर देंगे इसको अंडर रूट में। ठीक है, तो इस ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस होने के बाद जो भी आएगा वो कर्ण में आएगा, क्या आएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 25 आएगा, तो इसको करेंगे आपका अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 होगा। ट्रिपलेट याद है, तो 13 है, 12 है और यहाँ पर 5 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर फिर आपको वही आया कि यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये 13 है, 5 है, तो फिर आपका ट्रिपलेट अगर याद है तो 12 आएगा, वही आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 25 माइनस हो जाएगा, 169 में से क्या जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा, तो आपका 144 आएगा, 144 अंडर रूट में रहेगा, तो यहाँ पर 12 दे देगा। अब यहाँ पर पूछा ये गया है कि जो है आपको क्या बताना है, सड़क की चौड़ाई, तो 12 और 5 आपको प्लस करना था। बस ये वाला जिसने फिगर बना लिया और पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया वो सॉल्व कर लेगा। तो 12 + 5 यानी कि आपका 17 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, वो फिगर ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा फिर से। एक दीवार है, ठीक है, इस पर 12 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी हम लगाते हैं जो थोड़ा सा झुक करके यहाँ खिड़की पर पहुँच जाता है। अब इसका पैर यहीं पर है और सड़क के इस किनारे कहीं पर 5 मीटर पे एक खिड़की है, इस पे अगर हम इसको गिरा देते हैं तो ये यहाँ तक पहुँच जाता है। अब ये सड़क का आपको बताना है, यहाँ से सड़क यहाँ तक होगा, क्योंकि एक दीवार यहाँ है, एक दीवार ये, बीच में इसका सड़क है, तो सड़क की लंबाई आपको बतानी है। तो आप ट्रिपलेट याद किए हैं तो पता है इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आप जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर होता है ये, तो इसको कर्ण में करेंगे तो 169 होता है। इसका अगर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 13 है तो इसको जो है आप 169 ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इसके इसमें से कोई एक घटा लेंगे, ये लंब वाला दिया हुआ है तो जो है आप आधार का निकाल लेंगे, तो इसमें से घटा देंगे 144, इसमें से आपका जो है क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। याद है तो बहुत आसान है। तो अब यहाँ पर देखिए 13 ये लंबाई है, जब इधर लेके आए तो ये 13 था, सीढ़ी तो बदलेगा नहीं ना, तो 13 ये है और 5 मीटर पे ये इस बार लंब 5 हो गया। तो अब यहाँ पर वही वाला काम, यहाँ पर आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा तो घट जाएगा 144 आ जाएगा। फिर आप स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो ये ट्रिपलेट अगर याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी जो सड़क की लंबाई है 5 + 12 यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी को समझना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले लिया।
नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। त्रिभुजाकार संख्या जानने के लिए आप कुछ बॉल लीजिए, मान लीजिए एक बॉल लेते हैं, ठीक है, इसको त्रिभुज बनाइए। इसका मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा लेकिन समझिएगा। एक बॉल लीजिए, इसका त्रिभुज बना सकते हैं, एक खड़ा है, त्रिभुज ही है। अब हमको त्रिभुज बनाना है तो क्या करना है, अब हमको दो बॉल लेना पड़ेगा और इसी के गैप में ये एक खड़ा रह पाएगा, ठीक है, तब त्रिभुज बना। यानी या तो एक रहे तब त्रिभुज बन सकता है, या तो तीन रहे तब। अब ये दो इसके आधार हो जाएंगे, दो आधार हो जाएंगे, यानी कि अब हमको तीन बॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक के गैपिंग में एक होगा, इसकी गैपिंग में एक हो गया, ठीक है, और इसकी गैपिंग में एक हो गया। यानी अब त्रिभुज बनाने के लिए हमको तीन और तीन छः चाहिए। ऐसे ही अब ये तीन है तो एक्स्ट्रा हमको एक लेना पड़ेगा यहाँ पर, और इसकी गैपिंग में ये ठहरेगा और इन दोनों की गैपिंग में ये ठहरेगा। मतलब एक आधार, दो आधार और तीन आधार ठहराना है, तो अब इन दोनों की गैपिंग में ये ठहरेगा, ठीक है, यानी चार। यानी कि अब हमारा नेक्स्ट जो है 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास आधार है 1 2 3 4। अब चार आधार है तो 5 हमको एक्स्ट्रा एक लेना पड़ेगा, ठीक है, इसकी गैपिंग में ये ठहरेगा, इसकी गैपिंग में ये ठहरेगा और इसकी गैपिंग में ये ठहरेगा। यानी अब नेक्स्ट देखिए तो 10 यहाँ पर, और 10 और 5 आपका यानी 15। अब यहाँ पर अगर आप देखिए कौन सा त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए पहले 1 से हम बना सकते हैं, 3 से बना सकते हैं, 6 से बना सकते हैं, 5 से बना सकते हैं, 15 से बना सकते हैं, और आगे ले जाएंगे तो अब एक और हमको बनाना पड़ेगा, 6 नहीं 21 हो जाएगा। फिर हमको 6 है तो अब हमको एक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 7 हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो 21 और 7 आपका 28 हो जाएगा। ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। इसमें से देखिए 5 जो है ये त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, क्योंकि 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 21 आया, फिर 28 आया, ऐसे जोड़ते जाइए, आगे जोड़ते जाइए, जितने उसके आधार रहेंगे एक एक्स्ट्रा उसको लगाना पड़ेगा। इसके लिए एक फार्मूला है n × n + 1/2। यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 गुणा के आपका 1 1 2 यानी 2, और 2 और काट देंगे तो 1 आएगा। फिर अगर हम इसकी संख्या 2 रख देंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे 2 रख दिया यहाँ पर 2, ठीक है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 और 1 + 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी संख्या 3 रख देंगे तो ये 6 आ जाएगा, 4 रख देंगे तो 10 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 5 नहीं आ रहा है, देखिए डायरेक्ट 1 3 के बाद 6 आ जा रहा है, तो यही आपका त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग नहीं बना पाए होंगे, समझ ही नहीं पाए होंगे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उपरोक्त जो है वृत्त में एक वृत्त वाला क्वेश्चन पूछा था, चाप वाला। तो इसमें दोस्तों जो है क्वेश्चन जब हम लिख रहे थे तो इसमें जो है जो नीचे जो बार लगा होता है ऊपर, ये नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए बोला जा रहा है उपरोक्त वृत्त में एक ऐसे वृत्त है, ठीक है, वृत्त में AB को स्पर्श DE से D बिंदु पर मिलाने पर क्या हो रहा है, मिलाने के लिए बढ़ाया जाए। मतलब यहाँ पर एक जो है आपका रेखा है, क्या है, A और B, इसको बढ़ाया जा रहा है। किसके लिए, स्पर्श रेखा एक जो है आपकी ED या फिर DE कर दीजिए, और यहीं पर DA बिंदु बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपसे, यदि AB यानी A और B का बताया जा रहा है कि 12 जो है सेमी है, 12 सेमी है, और DE आपको बताया जा रहा है कि 8 सेमी है, तो आपको बताना है BD, ये वाला आपको बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है कि रिपीटेड है, ये एकदम मतलब आता ही आता है, एकदम आप घोल के एकदम पीस के पी जाइए। अब इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कि ED ये नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर बराबर A और D का स्क्वायर इंटू आपका जो है B और D का गुणा होता है, ठीक है। मतलब देखिए इसका फॉर्मूला होता है DE यानी DE का स्क्वायर बराबर, समझिएगा, B और D का गुणा, B और D का गुणा यानी BD कर दीजिए, BD इंटू AD, ये पूरा, पहले ये बाहर वाला फिर पूरा, तो A और D। ये फॉर्मूला एकदम रट जाइए, हर एक एग्जाम में SSC के, रेलवे के बहुत बार आ चुका है। अब इसी में कुछ नहीं करना था, आपसे पूछा था ये वाला B और D, तो इसी पे आपको रख देना था, कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पर देखिए DE क्या है, 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, कुछ भी सोचना है इसमें। और ये मान लीजिए हम x मान लेते हैं, B और D x मान लिया, और A और D अगर 12 है तो 12 + x हो जाएगा, 12 और
क्या हो जाएगा 12 प्लस यक्स हो जाएगा, अगर हम यक्स माने तो ए डी, ये 12 है ए बी, तो इसमें प्लस है ये एक्स, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 64 है, तो इसको अभी रहने दीजिए या फिर इसको द्विघात समीकरण बना लीजिए, बन ही रहा है ये एक्स का, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 12 में होगा तो 12x हो जाएगा, 12x माइनस इधर लेके आइए तो 64 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो आराम से बना लीजिए, आप जो है एक द्विघात समीकरण होता है, आप जो है 64 लाना है गुणा करके और प्लस माइनस करने पे आपको जो है 12 मिल जाए। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस वाला एक रहेगा, एक प्लस वाला रहेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मतलब एक 8 लीजिए तो 8 अठाई 64 होता है, लेकिन उसमें से अगर आप करेंगे तो कट 12 मतलब वो 0 हो जाएगा, वो तो कर नहीं सकते। तो आप और कोई संख्या जो सोचिए, तो इसमें से करेंगे आप 16 चौके 64, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा, तो 16 चौके 64, 16 में से 4 जाएगा तो 12 मिल जाएगा बिल्कुल। तो फैक्टर हम इसका किए 16 और 4, ठीक है, 16 चौके 64 होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे, तो 16 चौके 64 यानी घटाने वाले पे आएगा, तो ये प्लस वाला रख देंगे, यानी 16x और माइनस क्या लिखेंगे 4x, ठीक है, और माइनस 64। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x अगर कॉमन ले लिए तो आपका जो है क्या हो जाएगा x प्लस आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस 4 ले लिए तो x प्लस आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ यानी कि x बराबर आपका 4 ही रखना होगा, तो x बराबर 4 सेम ही आपका डी में दिया हुआ है। कैसे हम जान गए, देखिए एक क्वेश्चन में आपका आ जाएगा x प्लस 16, तो जब 0 को उधर करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 16, जब माइनस का अंक वाला नहीं रखते हैं, और x माइनस 4 आएगा तो 0 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। तो डी यहाँ पर आपका 4 सेम ही राइट आंसर होगा, बी और डी का, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका जो है उमर अविनाश ने क्रमशः, उमर है और अविनाश है, क्रमशः लगाया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 रुपया 15,000 रुपया, ये साझेदारी शुरू किया इन्होंने, कोई निवेश किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद ये अपना निवेश वापस ले लिया, पैसा वापस ले लिया। पहले 12 मास का जो है लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इतना आसान क्वेश्चन है ये, समझिएगा। उमर यानी उमर के लिए यू कर दिया, अविनाश के लिए ए कर दिया। अब समझिएगा दोनों का, ये 10,000 रुपये लगा रहा था, ये सब हम जीरो हटा देते हैं, सब जीरो हटा दीजिए, 3 जीरो इसका हटा दीजिए, 3 जीरो, तो 10 रुपया किया, 10,000 उसको मान लीजिए। और ये देखिए क्या हो रहा है, समझिएगा, ये उमर तो अविनाश निकाल रहा है, तो उमर तो 10,000 रुपया, 1000 में आंसर आएगा, ठीक है। तो 12 महीने के लिए निवेश किया कौन, उमर, और अविनाश क्या किया, ये 15 रुपया या 15,000 कर लीजिए, जीरो तो काटना ही है लास्ट में, ये कितने 8 महीने के लिए निवेश किया। अब जो अनुपात ये आएगा वही अनुपात 12 महीने के बाद आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 महीने के लिए क्या 8 महीने में पूरा पैसा निकाल लिया। अब देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 तिहाई 12, तो 4 दुना के 8। अब देखिए 5 दुना के 10 और 5 तिहाई 15, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 ये भी कट जाएगा, यानी 2:2, यानी इसको भी काट देंगे 1:1, यानी जो भी लाभ होगा वो बराबर के जो है उसमें बांटा जाएगा 1:1 में। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी अनुपात मतलब सी वाला में जो अनुपात दिया है वो सही है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, इतना आसान क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता है, वैसे पूछा है पेपर में तो पेपर सॉल्व हम करा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था, ये समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर बात करें तो ये क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप थोड़ा सा ये इक्वेशन को समझ सकें तो आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग ही समझिए इसको, है तो मैथ लेकिन थोड़ा सा समझेंगे तो पता चल जाएगा आपको। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। कौन सा इसका उत्तर देने के लिए कथन पर्याप्त है वो आपको बताना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनेंगे। क्या x-5 संख्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। x एक वास्तविक संख्या है, ये बोल रहा है।
ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, x में से हम 5 घटा देंगे तो सम संख्या हमको मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो अगर ये हमको प्राप्त करना है तो कथन कौन सा सही होगा? देखिए x में से अगर हम 15 घटा देंगे, ठीक है, इससे हमको पता चल रहा है कि 15 घटा देंगे तो कुछ हमको मिलेगा नहीं। देखिएगा बात क्या आ रही है, हमें पता नहीं है, सम संख्या हमें पूछ रहा है। और दूसरे में देखिए अगर हमको मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर हम मान लेते हैं तो बोल रहा है कि x माइनस 15 एक पूर्णांक है, तो हो सकता है कि कुछ छोटी संख्या हो, मान लीजिए सम संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 7 रहा हो, या फिर मान लीजिए हाँ मान लीजिए 7 रहा हो x, और x में से हम 5 घटा दें तो ये 2 मिल जा रहा है, बिल्कुल हमको सम संख्या मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम x में से 15 घटा देंगे तो पूर्णांक वो माइनस में चला जाएगा महाराज। ठीक है, तो ये सही नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एकदम हर बात में सही नहीं कर सकते इसको। अच्छा, दूसरे में देखिए, मतलब पहला वाला गलत है, अपर्याप्त है इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, x माइनस 10 एक विषम पूर्णांक है। अब अगर x में से हम 5 घटा देते हैं, ठीक है, तो हमको सम संख्या अगर हमको मिलती है, तो अगर हम x में से -10 घटा देंगे तब हमको विषम पूर्णांक मिलेगा। क्यों? सही बात है, क्यों मैं बताता हूँ अभी। एक बात समझिएगा, अगर यहाँ से कोई मान लीजिए 20 संख्या रहा x, ठीक है, उसमें से अगर हम 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? हमको 15 मिलेगा। क्या यह सम संख्या है? नहीं, यानी हम x को सम नहीं रख सकते हैं। क्या रखेंगे? विषम रखेंगे। क्यों? क्योंकि बोल रहा है सम संख्या होगा अगर ये x वास्तविक संख्या है। तो मान लीजिए हम इसको 21 रखें, कुछ भी रख सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ। तो जब हम यहाँ पर क्या है, ये 21 रखते हैं और इसमें से 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको? 5 घटा देंगे तो इसमें से हमको मिलेगा, एक तो ये घट जाएगा 4 और यानी 16 मिलेगा। क्या यह सम संख्या है? बिल्कुल सम संख्या है, वास्तविक संख्या है, सही है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला रख लेते हैं, तो क्या यह x में से क्या कर रहे हैं हम, -15 कर देंगे तो क्या है? एक पूर्णांक है। 21 में से हो सकता है कि ये पूर्णांक हो, लेकिन ज़्यादातर संख्या जो सही होने की संख्या इसकी है। क्यों है? मैं बता रहा हूँ। x माइनस अगर 10 एक विषम पूर्णांक है, तो देखिए अगर हम 21 माने हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अगर हम विषम मानेंगे और उसमें से सम घटाएंगे तो विषम पूर्णांक ही मिलेगा, ये हमको पता है। और विषम हम क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि x माइनस 5 इजकल टू सम संख्या, सीधे बोल रहा है कि x में से 5 घटा रहे हैं तो हमको सम मिल रहा है। तो जब विषम में से विषम घटाते हैं तभी हमको सम मिलता है। कभी भी हमको, जैसे 20 में से 5 घटा रहे हैं तो हमको 15, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? विषम मिल रहा है। सम मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो सम संख्या मिलना चाहिए ना। जैसे 25 है, 25 क्या है? विषम है, तो विषम में से जब हम 5 घटा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? सम संख्या मिल रहा है, तो 25 ही होना चाहिए। अब 25 में से 10 अगर हम घटा देंगे तो हमको विषम पूर्णांक मिलेगा, यानी हमको 15 मिलेगा। तो बिल्कुल सही है। तो ये वाला बात आपका पर्याप्त है। इसको सही कथन सत्य करने के लिए हमको यहाँ पर सही गलत नहीं करना है, इसको सही सत्य करने के लिए ये सही है, ये नहीं, तो आपका 2 केवल पर्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी, यहाँ पर आप राइट आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, अब समझिएगा। 29/6 कर रहा है बराबर आपका 53/12 कर रहा है। तो इससे इसको काट सकते हैं आप, इससे इसको काट सकते हैं, क्योंकि इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट काटिए, इसको काट देंगे ये 1 हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 हो जाएगा। तो क्या 29 और 53 का आधा यानी 50 का आधा 25 और एक 26 यानी 26.5 आधा बराबर है? बराबर है नहीं। यहाँ पर आ जाइए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, फिर वही वाला काटेगा। तो क्या 29 और 43 का आधा, जब 53 का आधा बराबर नहीं हुआ, 29 ज़्यादा था, तो ये बराबर होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 29 वाला ज़्यादा है। अब समझिएगा, यहाँ पर आपका 6 हो गया है,
यहाँ पर आपका 2 हो गया, तो ये आपका 2 काट देंगे, यानी यहाँ पर देखिए 29/6 यानी 1 हो जाएगा, कट जाएगा, तो जैसे 12 और वो मैंने बताया। और यहाँ पर आपका 43/2, 43 का मतलब कि 20 40 का हो जाएगा, और 21 और 0.5 यानी 21.5 से 29 बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। सी वाले में देखिए, इसमें देखिए 29/6 है तो 1 हो जाएगा 29, और ये 43/2 है, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21.5 हो जाएगा। तो क्या यह बड़ा है? ना, ये छोटा है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान दीजिए, 14 नंबर, इसमें आप ऑप्शन पुटिंग पे जाएंगे। ध्यान दीजिए, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु की 2 गुना से 8 कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है, तो धरित्री का वर्तमान आयु कितना होगा? तो ऑप्शंस जो 4 दिए हुए हैं आपके 43, 36 और 31 और 39। इसमें जो क्वेश्चन पकड़ने वाली बात है कि इन दोनों का जो आयु है, मतलब धरित्री के लिए डी लिख दे रहे हैं और यूनिस के लिए यू लिख देते हैं। इन दोनों का आयु 61 है। धरित्री की वर्तमान आयु ही ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस से आप जो है ट्राई करिए। 43 मान लीजिए, इसकी 43 अगर हम मान लेते हैं और इसमें से मान लीजिए यहाँ पर 43 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा? ठीक है, 43 में से तो यहाँ पर 11 में से 3 जगह, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो अगर ये 18 है तो बोल ये वाला आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए। अब से 3 वर्ष बाद, यानी 43 है और 3 आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। इसका 2 गुना, यूनिस की 2 गुना, यानी कि आपका 42। 8 ये कम है, नहीं है। इसी प्रकार से आप जो है लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही अगर आप 36 ले लेंगे, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर आप जो है 43 के पे क्या करेंगे, 36 ले लेंगे। 36 ले लेंगे तो यहाँ पर आपका यू कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 3 6 ले लिया, तो 11 में से 6 जाएगा तो क्या 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 36 लिए, इसमें से घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा, यानी 25 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, तो 25 दूना के 50 और 1 सेकंड, 3 वर्ष बाद ना, तो ये 28 हो जाएगा। 28 गुणा के 2 करेंगे तो आपका 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा, और ये 3 करेंगे तो आप 36 3 39 होगा। तो क्या 39 में 8 का फ़र्क है? नहीं है। ऐसे ही आप जो है 41 रखेंगे, ऐसे ही आप चाहें तो जो है क्या रख सकते हैं, 39 रखेंगे, तो 39 में लग रहा है आंसर आ जाएगा। डी प्लस यू है, तो यहाँ पर ये दोनों 61 होना चाहिए, तो अगर ये 39 रख देते हैं तो ये आप 22 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से घट जाएगा, 39 रखेंगे 22 आ जाएगा। अच्छा 22 आ जाएगा, तो देखिए इसका जो 3 वर्ष बाद यानी ये आपका 25 हो जाएगा, और 25 का 2 गुना आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका 39 है, और इसमें अगर 3 प्लस कर देंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 8 कम है, बिल्कुल 8 कम है, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से पकड़ना बहुत आसान है। वैसे आप चाहें तो ABCD भी जो है सॉरी XY मान कर भी इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक जो है अपरिमेय संख्या है? देखिए, अपरिमेय संख्या वही होगी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कोई रूट में कोई ना कोई छूट जाएगा, और परिमेय संख्या वो होगी जिसका रूट निकल जाएगा। आप चाहें तो ऐसे जो है किसी का भी आप जो है ऐसे 1024 है, तो आप जानते हैं 1024 आपका जो है 32 उसका निकाल सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, और इसी का आपका 2 गुना यहाँ पर दिया हुआ है 2024, तो 2 यहाँ पर बच जाएगा, यही होगा। बाकी आप इसका भी निकाल सकते हैं, जैसे आप इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 2 गुणे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वैसे आप बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 1 कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा ना, यहाँ पर 2 से मान लीजिए कर दिया। इसका आप जानते हैं 2 के स्क्वायर में ये चलता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे ये हुआ है। तो ये जो है आपका 10 का इसका आधा करेंगे 5 हो जाएगा, और आपका दोस्तों 5 से इसका 12 हो जाएगा। फिर 2 से आप ले जाएंगे 512 के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, और 6 यानी आपका क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब इसका दोस्तों जो है क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 और 3 128 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो क्या होगा इसका आपका 50 हो जाएगा, और 28 का आधा आपका कितना होता है 14 दूना के 28 यानी कि 64 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 64 का 32 हो जाएगा, और फिर आप जो है 2 से ले जाएंगे, ठीक है, तो 32 का आपका 16 हो जाएगा।
फिर आप जो है 2 से ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो आप जो है क्या हो जाएगा, फिर आपका जो है 2 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही हर एक का गुणनखंड निकालेंगे, वर्गमूल अगर निकलेगा यानी जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन रहा है, देखिए जोड़ा सब में बन जा रहा है, तो जोड़ा बन जाएगा तो वो वर्गमूल उसका निकल जाएगा, तो वर्गमूल निकल जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसका बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। लेकिन ये देखिए डायरेक्ट इसका आपको पता चल रहा है कि गुणा एक और इसमें इसका 2 गुना है ये, तो 2 एक अकेला बच जाएगा, √2 बच जाएगा, यानी 32 √2 आ जाएगा। तो √2 बच जा रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन चेक किए, पहले ही पकड़ा गया। ठीक है, सॉरी दूसरा ऑप्शन पकड़ा गया। ठीक है, इसी के ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या, मतलब जिसका रूट निकले, जैसे √2, √3, रूट कुछ भी हो, जैसे √4 है तो इसका निकल जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपका रूट में आ जाता है और अपरिमेय संख्या है, ना निकले तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे √2 का मीनिंग आपका होता है 1.414, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को क्या करती है, पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो 10 सेकंड का समय ली है और घंटे में चल रही है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, 5/18 पहले इसको जो है मीटर प्रति सेकंड पे निकालेंगे। ठीक है, और 90 गुणा के क्या करेंगे, 5/18 करेंगे, तो 18×5 90, यानी प्रति सेकंड ये चल रही है 25 जो है मीटर प्रति सेकंड चल रही है। और समय कितना ली है, तो समय ली है चाल गुणा के स्पीड जो होता है, यानी चाल गुणा के समय जो होता है वो आपकी जो है क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी, दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कितना दूरी किया, तो यहाँ पर देखिए चाल क्या है 25 की, और 25 की स्पीड है, दूरी ही बताना है। दूरी मतलब कि ये पुल रहेगा और प्लस जो अपनी लंबाई रहेगी वो चाल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 की स्पीड से हम चाल चल रहे हैं और सेकंड कितना लगा है, 10 सेकंड लगा है, यानी टोटल आपका जो है 250 जो है दूरी चलेगी मीटर में। और जो पुल है वो है आपका 100 मीटर, तो 100 मीटर इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 150, यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, मजदूर वाला क्वेश्चन आ गया। मजदूर वाले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि मजदूर के 2 प्रकार हैं। अच्छा, स्पीड से होगा। ठीक है, पहले के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले वाले जो हैं वो दूसरे वाले मजदूर से स्पीड ज़्यादा काम करते हैं, 3 गुना। तो हम लिख देते हैं ये पहले टाइप के मजदूर हैं, ये दूसरे टाइप के मजदूर हैं, टाइप है ये मजदूरों का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पहले वाला जो है वो दूसरा वाला अगर 1 है तो पहला वाला 3 की स्पीड से कार्य करते हैं। आगे देखिए, पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालता है। पहले प्रकार का 12 मजदूर यानी 3 की स्पीड वाला 12 मजदूर है और किसी काम को क्या करता है, ये काम के लिए क्या करेंगे, 10 दिनों में करता है। ठीक है, इसी कार्य को आगे बताया जा रहा है, इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 प्रकार के पहले मजदूर, ठीक है, और 8 प्रकार के दूसरे मजदूर को कितना समय लगेगा। तो पूरा काम क्या हो जाता है, देखिए 3 की स्पीड से काम कर रहे हैं पहले प्रकार के, और दूसरे प्रकार के 1 की स्पीड से काम कर रहे हैं। अच्छा, 3 के स्पीड से काम करने वाले लोग 12 मजदूर 10 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 12 × 36 यानी 360 कोई काम है। इसी को करना है, समझिएगा कैसे करना है। 360 काम है, इससे हमको करवाना है। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर, यानी जो इस प्रकार के 3 के स्पीड वाले हैं तो 3 के स्पीड वाले 4 मजदूर, ठीक है,
ये रहेंगे 3 के स्पीड वाले 4 मजदूर, और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर, तो प्लस कर दिया हमने दूसरे प्रकार के 8 मजदूर, तो दूसरे प्रकार के 8 मजदूर तो इनका एक ही है, तो आप 1 से गुणा करिए चाहे ना करिए 8 ही मिलेगा, ठीक है, तो लिख दिया हमने। आगे देखिए 4 ते आपका 12 हो जाएगा, यानी कि अगर हम छोटे वाले से लेके चलते हैं तो 360 बटा के 12 प्लस 8, ये हो जाएगा 12 प्लस 8 यानी हो जाएगा 20, तो यानी कि आपका 18 दिन लगेंगे। कितना समय लगेगा? 18 दिनों का समय लगेगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप इसका उत्तर निकाल लेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कहाँ पे चोट किया जाता है। ऐसे में आप चाहे तो इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन समझिएगा अब से 7 साल बाद, कोई भी अभी का एक आयु है उससे 7 साल बाद विराट मोनिंदर से, एक विराट है एक मोनिंदर है, से 2 गुना बड़ा होगा। अब से जो भी अभी आयु है उससे 7 साल बाद विराट मोनिंदर से 2 गुना बड़ा हो जाएगा, मतलब ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5 साल पहले मोनिंदर की आयु विराट की आयु की 2/5 से 1 कम थी। विराट की वर्तमान आयु बताइए। ध्यान से सुनिए, इसी बात में हर चीज़ छिपा हुआ है। जो भी वैल्यू आएगा 2/5 जो भी रहेगा, तो इसमें जो नीचे वाला रहेगा ना, उसी ऑप्शन को उठाइएगा जो इससे कट जाए। तो 5 से कटने वाला इसमें से 55 है, तो यानी अभी जो विराट की आयु है मान लेते हैं 55 है, मान लेते हैं। वैसे आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, तो मान लेते हैं अभी मान लिया कि विराट बराबर 55, ठीक है, ठीक है, मान लिया 55। तो क्या बोला था? 5 साल पहले, 5 साल, देखिए अभी हम माने विराट का आयु क्या है, तो मान लेते हैं 55। तो 5 साल पहले मोनिंदर की आयु विराट की आयु की, तो 5 साल पहले, 5 लिख दिए, तो विराट हो जाएगा 50, और क्या बोला था? इसी 50 के 2/5, तो 2/5 मोनिंदर हो जाएगा, 2/5 तो काटेंगे 10 हो जाएगा, 10 गुणा के 2 यानी 20, तो 20 से 1 वर्ष कम यानी 19 हो जाएगा। मोनिंदर क्या हो जाएगा? मोनिंदर हो जाएगा 19, ठीक, ठीक है। तो मोनिंदर 19 हो गया। कब हुआ ही? 5 साल पहले, तो अभी क्या हो जाएगा मोनिंदर? तो 5 साल और जुड़ जाएगा। अभी जो विराट 55 है तो मोनिंदर कितना हो जाएगा? 5 साल इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 24। मोनिंदर बराबर, अभी मोनिंदर 24 है, विराट 55 है। तो अगर ये 7 साल बाद वाला अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हम ऑप्शन सही चूज़ किए हैं। तो देखिए बोला गया है अब से 7 वर्ष बाद, तो अभी विराट 55 है, ठीक है, इसमें 7 प्लस करेंगे, 7 बाद 7 प्लस करेंगे तो 62 हो जाएगा, और मोनिंदर क्या हो जाएगा? इसमें 7 प्लस होगा तो 31 हो जाएगा। क्या बोला है? 7 वर्ष बाद विराट मोनिंदर का 2 गुना बड़ा है, बिल्कुल 2 गुना बड़ा है, ठीक है, 31 का 62 है, 7 वर्ष बाद की, तो बिल्कुल सही है। तो विराट की आयु 55 ही होगी। तो ऐसे चोट करना है आपको, ठीक है। वैसे आप इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, उससे भी आप कर सकते हैं। सबका अलग अलग दिमाग चलता है, लेकिन आपके पास कोई और नहीं है तो ऐसा रास्ता खोजिए जिससे आप आसानी से जो है उत्तर तक आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इसके अंकों का गुणनफल की तिगुना हो। मतलब पूछा जाए 2 अंकों का वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों का गुणनफल की तिगुना, मतलब उनका अगर हम गुणा करेंगे तो उसका वो तिगुना हो जाना चाहिए। मतलब अगर हम 48 लिए हैं तो 8 और जब हम 8 और 4 का गुणा करेंगे तो वो हमको क्या देना चाहिए? वो हमको उसका जो वैल्यू है उसी का वो तिगुना होना चाहिए। ठीक समझ रहे हैं? नहीं समझ पाए। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपका 8 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 8 और 4 का आपका हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, अब इसका तिगुना जो आना चाहिए वो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो है क्या? तो 32 दूना के ही 64 हो जाता है। अब तो ये तो 48 ही है, तो ये पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 24 को चेक करते हैं तो 2 गुणा के 4, तो 2 गुणा के 4 क्या होगा? 4 दूना के आपका 8 होता है। ठीक है, और इसका 3 गुना करेंगे तो 8 3 के 24 होता है। अब मैच कर गया? बिल्कुल मैच कर गया, तो यही राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा ये देख लेते हैं, तो 2 गुणा के 1 तो आपका ये 2 ही हो जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 देगा। तो ये 2 गुना दे रहा है, न कि उसका 3 गुना दे रहा है, अरे न कि मतलब उसके बराबर दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 गुना का 2 गुना दे रहा है, ठीक है। अच्छा 36 को चेक करते हैं, तो 3 गुना के 6, तो 36 आपका 18, और गुणा के 3 करेंगे तो 18 36 18 54 दे रहा है ये। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 600 रुपया है, 6 साल सॉरी यहाँ पर 600 बोल रहे हैं, 1600 रुपया है। इसकी राशि 6 वर्ष की अवधि में 5% जो है वार्षिक दर से अर्जित आपको ब्याज बताना है। 6% है, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा करना नहीं है कुछ भी। ये देखिए 1600 आपका पैसा है, इसमें आपको क्या करना है बताने के लिए 6 वर्ष देना है, और PRT, P मतलब यहाँ पर मूलधन, R यानी दर, और T यानी टाइम, तो T यहाँ पर कर दिए, और दर यानी कि 5 बटा के 100 अर्जित ब्याज क्या होगा, तो इससे इसको काट दीजिए और आपका आ जाएगा 6 5 आपका होता है 30, तो 3 का गुणा कर देंगे 16 में, तो 1632 16 48 यानी 480 रुपया आपका लाभ हो जाएगा या अर्जित ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, 16 है, इस तरह करेंगे 30% यानी कि 160 करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो 10% और गुणा के 3, तो 1632 16 48 देखिए ऐसे भी निकल गया, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है तपस अवि और ऋषि के बीच में केक बांटा गया। तपस को केक का 1/2 यानी आधा भाग मिला, ऋषि को 1/3 और शेष अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना मिला? अगर आप भिन्न का जोड़ घटाव भी जानते हैं तो कर लेंगे, कोई भी वैल्यू 1 रही होगी, एक केक मिला। और इसमें कौन कौन है? एक टी है, एक ए है और एक आर है, ऋषि, ठीक है, लिख लिए। तपस को मिला आधा, तो 1/2 मिला, तो अब 1 में से 1/2 घट जाएगा तो आधा ही बचेगा ना, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर आपको ऋषि को 1/3 मिल गया, तो 1/2 में से -1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, एलसीएम यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 यानी कि 1/6 मिलेगा। तो बच गया आपका इसको कितना देगा, 1/3 इसको मिल गया, 1/2 इसको मिल गया, बच गया आपका 1/6। तो यही पूछ रहा है कि प्राप्त जो है अवि को कितना शेष भाग आपको मिला हुआ है, तो अवि को 1/6 मिलेगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो है सेट प्रीवियस ईयर का पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट जो है पेपर सॉल्व का। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, जितना हो सके इसे प्यार दीजिए और शेयर करिए, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के आगे के सेट्स लेके आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।